क्लास 12th में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट बजट के अंडर आता है। गवर्नमेंट बजट इज़ ऑल अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। इसमें टैक्सेशन पॉलिसी पढ़ते हैं और गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है जो इकोनॉमी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, एम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशंस को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको प्रभावित करता है। उसी तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी इकोनॉमी को काफ़ी प्रभावित करता है। आज जो हम बात करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। कैसे मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि आरबीआई इकोनॉमी में कैसे मनी के डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता है, या आप कह सकते हैं कैसे सप्लाई को कंट्रोल करता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। अगर हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, इसका मतलब होता है डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक और कैश जो लोगों के पास होता है, दैट इज़ करेंसी सप्लाई एक्चुअली। और इसको आरबीआई अपने पॉलिसी के थ्रू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है इकोनॉमी में। समटाइम्स कभी कभी इकोनॉमी में क्या होता है कि बाहर से करेंसी या पैसे इंजेक्ट होता है, वो उसे आरबीआई शॉक करता है। अब वो क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि जब पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमी में तो लोग डिमांड करता है, जब डिमांड करेगा तो इन्फ्लेशंस बढ़ेगा। अब ये पैसे हो सकता है कि विद इन द इकोनॉमी जनरेट भी है, आउटसाइड द इकोनॉमी को इंजेक्ट कर दे पैसे, लाइक फॉरेन ट्रेड। फॉरेनर्स आए इंडिया में, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स, वो उन्होंने क्या किया कि इंडिया में डॉलर डिपॉजिट किया और इंडियन रुपीज़ लिया, इंडियन रुपीज़ को इंडियन मार्केट में खर्च किया, पैसे अल्टीमेटली पब्लिक के पास चला गया। इसी तरह से जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में भी जो पैसे खर्च होते हैं वो पब्लिक के पास जाता है। तो फॉर द टाइम बिंग हम बात करते हैं कि कैसे जो बाहर से फॉरेन करेंसी आई वो पब्लिक के पास चला गया। जब पब्लिक के पास जाएगा तो उतने पैसे से उतने से डिमांड बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। जब डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशंस बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो आरबीआई के पास कई सारे मेजर्स हैं, उसकी हम बात करेंगे कि कैसे मनी सप्लाई को, बेसिकली मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में होता है उसे कैसे कंट्रोल करता है। उसके लिए आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं और कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। तो क्वालिटेटिव मेजर्स होता है तो आरबीआई बहुत सारी पॉलिसी डिसाइड करता है, ओके। लेकिन जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके आरबीआई क्या करता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है, इसको स्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं। अब वो कैसे? अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन जो वर्ड है इसकी बात करें तो दैट इज परचेज एंड सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एक्चुअली, या परचेज एंड सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज नॉन एज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये जो परचेज एंड सेल्स होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जस्ट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई होती है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि कोई फॉरेनर आया इंडिया में, पैसे खर्च किया, उन्होंने क्या किया, डॉलर एक्सचेंज किया, इंडियन करेंसी लिया, उतने से क्या किया, वो खर्च किया इकोनॉमी में, तो उतना से इकोनॉमी में मनी बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। मनी सप्लाई जब बढ़ा तो उतने उसको आरबीआई को पता होता है, क्योंकि आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन करेंसी, कि कितने से हमारा इकोनॉमी में पैसा बढ़ा है। तो उतने का क्या करता है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देता है विद इन अ नाइट, या फिर मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड पर। जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करने का मतलब होता है सरकारी सिक्योरिटीज़, ओके, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड। बॉन्ड इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको एक बॉन्ड आप खरीदिए, आपको कुछ पीरियड्स के बाद, आपको मैच्योरिटी पीरियड्स के बाद इंटरेस्ट के साथ साथ आपका जो अमाउंट है वो पे बैक मिल जाता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्कीम ऑफ द बॉन्ड। तो वो क्या करता है, जैसे ही बॉन्ड इशू किया, पब्लिक का पैसा आरबीआई का उतने से आ गया आरबीआई में, और फिर इकोनॉमी में जो है बराबर हो गया। इसी तरह से जब पैसे कम होते हैं तो आरबीआई क्या करती है, उसी बॉन्ड्स को परचेज भी करती है पब्लिक से।
पब्लिक से परचेज किया तो इसका मतलब है वो पैसा फिर पब्लिक के हाथ में चला गया। ओके तो इस तरह से परचेज एंड सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ करती, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, ओपन मार्केट। अब उसको इन्फ्लेशन से कैसे लिंक करें आपको देखना पड़ेगा। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में हम जीडीपी पढ़ते हैं तो पब्लिक के हाथ में अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है उतना ही पैसा जाता है जितने का प्रोडक्शंस होता है, इनकम जितना का प्रोडक्शंस होता है अंडर द क्लोज टू सेक्टर मॉडल में। ठीक है, तो आरबीआई को पता है कि कितना प्रोडक्शंस हुआ, कितने का पैसे पब्लिक के, लेकिन एक्स्ट्रा जो बाहर से कोई फॉरेनर आया पैसे खर्च किया तो इसका मतलब वो बाहर से पैसा इंजेक्ट हुआ इकोनॉमी में। जब बाहर से पैसा इंजेक्ट होगा तो डिमांड एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा डिमांड होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई, चीज़ों की कीमत, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा। तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, इंजेक्ट एंड सॉक इस तरह से पैसे का करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन करके। ये आपको समझना पड़ेगा, इसको कैसे इन्फ्लेशन से लिंक करना है। बट फॉर द टाइम बिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ओके, that through this tool RBI increase or decrease the money supply in the economy. Okay, that is open. Similarly अब क्या करता है, दूसरा इसके पास RBI के पास टूल्स है, वो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। समटाइम्स रिवर्स रेपो रेट सिंपल अगर आप देखा जाए कि शॉर्ट टर्म्स के लिए बैंक के पास पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक का जो कमर्शियल बैंक का जो एक्टिविटीज़ है वो पैसे को, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज कैसे करता है कि वो मतलब उनके पास जो डिपॉजिट होता है, जो लोग जमा करते हैं, उसी में से कुछ परसेंट वो लोन देता है। कभी कभी लोन ज़्यादा डिमांड हो जाता है, उनके पास कैश नहीं होते हैं बहुत सारे चीज़ मैनेज करने के लिए, तो विद इन ओवरनाइट उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैंक। तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है कि आरबीआई के पास एक टाइप का लोन लेता है। तो जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब ये लोन तो ऐसे ही आरबीआई दे नहीं देगा कि आप पैसे ले जाइए सिर्फ इंटरेस्ट रेट, कुछ सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा। उसके बदले में क्या होता है कि ओवरनाइट के लिए, कुछ टाइम पीरियड्स के लिए आरबीआई बैंक का जो सिक्योरिटीज़ होता है वो खरीदता है। एक एग्रीमेंट होता है कि आपको हम वापस कब देंगे सिक्योरिटी, जब आप पैसे वापस कीजिएगा। ओके, तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ओवरनाइट भी होता है, 10 दिन, 15 दिन, सप्ताह दिन के लिए। जब कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो रेपो रेट का यूज़ करके आरबीआई से पैसे लेता है, जिसके बदले में उसको सिक्योरिटी बेचना पड़ता है आरबीआई को अपना, सिक्योरिटी बोले तो शेयर। इन द सिमिलर वे जब बैंक के पास अधिक पैसे होते हैं तो वो क्या करेगा, शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई के पास जमा करता है, तो रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब इस रेट का क्या इम्प्लीकेशंस है, अगर ये रेट बहुत ज़्यादा हाई रहा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पैसे नहीं लेगा आरबीआई से। जब आरबीआई से पैसे नहीं लेगा उतना पैसे वो लोन पे नहीं देगा। लोन पे देगा तो डेफिनेटली है, लोन पे देने का मतलब है, पब्लिक को लोन देने का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में उतना से पैसा बढ़ गया। ओके, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया। ओके, अगर ये रेट हाई रहेगा तो फिर बैंक क्या करेगी, देखेगी प्रॉफिटेबल नहीं है उसके लिए, तो वो फिर इतने पैसे लोन नहीं देगा। ठीक है, ये नॉर्मली ये बिजनेस ऐसा ही चलता है बैंक का। बैंक क्या करता है, ओवर द नाइट या कम रेट पे जो है कि आरबीआई से, फिर उसका मैनेज हो जाता है उतना, कभी कभी शॉर्टेज होता है तो आरबीआई से क्या करता है, कम पैसे पे 5%, 4% पे लेता है एंड उसको 10%, 12% जितने पे देना है वो देता है। तो इस तरह से उसका बिजनेस चलता है। अगर आरबीआई यही रेपो रेट बढ़ा दे तो उसका मतलब है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा। यही रेपो रेट बहुत कम रहे तो फिर क्या करेगा, कमर्शियल बैंक लोन देना स्टार्ट कर देगा। लोन देना स्टार्ट करेगा तो इकोनॉमी में पैसे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई मतलब बढ़ गया। ओके, तो आरबीआई ये देखता है कि कब ज़्यादा है, कब कैसे है, उसे कंट्रोल करना। ये एक टूल्स है कि जो ओवर द नाइट पैसे देता है, इसको यूज़ करता है आरबीआई। इसके अलावा आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो है।
कैश रिजर्व रेशियो के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश जो कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज कैश के रूप में अपने लॉकर में रखना होता है। 4%, 5%, डिपेंड्स अपॉन, ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर यही रेट ज़्यादा रहा तो बैंक क्या करेगी, लोन नहीं दे पाएगी ज़्यादा। उतना पैसा तो रखना ही पड़ेगा एट द टाइम उसको हमेशा। ये एक टूल्स है जिसके मनी का जो सप्लाई है इकोनॉमी में कम या बढ़ा सकता है। इसके अलावा स्टैच्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो है। खैर, स्टैच्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो में आप गोल्ड रख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कुछ 25%, 10%, 14%, ओके, डिपेंड्स अपॉन द आरबीआई। ये आरबीआई इसको चेंज करता रहता है, अब घटाता रहता है, ताकि आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी हो लोन देने के लिए। ओके, अगर बहुत ज़्यादा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हाई रहेगा, कभी 25%, 30% हुआ करता था। इसका मतलब ये हुआ कि 30% आपको पैसे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। या तो आप गोल्ड खरीद के रख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर में, ताकि वहाँ सिक्योर माना जाता है। एक टाइप का कोलेटरल कह सकते हैं या सिक्योरिटी कह सकते हैं, ताकि बैंक कभी फेल ना हो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कमर्शियल बैंक को डिस्करेज करता है अगर ये रेट हाई रहा तो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, तो देज आर द सम ऑफ द टूल्स थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दिस इज़ वन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जो आरबीआई इंटायरली रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर द टाइम बिंग आई थिंक दैट्स इट। आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन याद रखना है, कैश रिजर्व रेशियो याद रखना है, स्टैच्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो याद रखना है। ओके, इस तरह से और भी छोटे मोटे टर्म्स हैं, बट अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहें तो मनी सप्लाई को हम बताएंगे। एक टर्म्स और मनी मल्टीप्लायर पढ़ते हैं, मनी कैसे मल्टीप्लाई करता है इकोनॉमी में, तो इसके बाद ये सब छोटा मोटा टर्म्स हम देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।